हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम टू प्राइम मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे। इसी एक वीडियो में ये पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे। तो चलिए आपके लाइक एंड शेयर के साथ में वीडियो का प्रारंभ करते हैं। तो बात हो रही है यहाँ पर ज्योमेट्री की। क्या होता है ज्योमेट्री? तो ज्योमेट्री जो शब्द है वो जियो एंड मेट्रीन से बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी या फिर भूमि और मेट्रिन का अर्थ होता है मापना। तो कहीं ना कहीं ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो भूमि को मापने से संबंधित है। पृथ्वी पर स्थित जो चीजें हैं उनको मापना, या फिर इन्हीं के कारण ज्योमेट्री का जो है वो उद्गम हुआ, कॉन्सेप्ट आया। अब बात करें कि इसका कॉन्सेप्ट आया ही कब से चलता आ रहा है ये। तो कुछ इतिहास की हम बात करते हैं कि यदि हम बहुत साल पहले चले जाए, है ना, बहुत पुरानी यदि बात करें, जब सभ्यताएं हुआ करती थी, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ऐसी कई सारी सभ्यताएं थी, है ना। दूसरे देश की भी थी, चीन की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी। तो तब की यदि बात करें तो तब भी कहीं ना कहीं ज्योमेट्री का उपयोग किया जा रहा था। कैसे किया जा रहा था कि आपने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था कि वहां पे जो सड़कें होती थी वो समांतर होती थी। वहां पे जो मकान होते थे उनके कमरे जो थे फिक्स आकार के होते थे, है ना। जो वर्गाकार है तो वर्गाकार ही होते थे, आयताकार। तो ये सब किससे संबंधित है? ज्योमेट्री से ही तो संबंधित है। समांतर होना ये भी ज्योमेट्री से संबंधित है। और भी यदि बात करें कि जैसे वहाँ ईंटें वगैरह बनती थी तो ईंटें भी एक फिक्स साइज की बनती थी, ठीक है। नालियाँ वगैरह सब व्यवस्थित होता था, ये सब हम पढ़ते हैं। मिस्र की सभ्यता की यदि बात करें तो वहाँ पे पिरामिड्स थे। आपने जरूर देखे होंगे पिरामिड, या फिर कम से कम फोटो में तो देखे ही होंगे कि इस तरह का होता था, ठीक है। ये ऐसे त्रिभुजाकार उसका बेस होता था और इस तरह से बना होता था पिरामिड्स। कि जो पिरामिड होते हैं उसका आधार जो होता है वो त्रिभुजाकार हो सकता है ना, वर्गाकार भी हो सकता है, कोई भी बहुभुज हो सकता है। और जो उसकी फलकें होती है साइड में, जो फलक, वो त्रिभुजाकार होती है। ऐसे यदि आपने प्रिज्म तो देखा ही होगा, है ना। प्रिज्म में ऐसे इस तरह से देखो आप, ये जो साइड की फलकें है ये आयताकार है, और इस तरफ ये जो फलक है वो त्रिभुजाकार है, और इसका आधार जो है वो कैसा है? वर्गाकार है। तो ये जो है वो सभ्यता काल से ही चला आ रहा है, मतलब तब उनको नॉलेज था ज्योमेट्री का। और जैसे अगर हम बात करें वैदिक काल की, तो वैदिक काल में भी ऐसे कई सारे जो ग्रंथ या फिर रचनाएं लिखी गई उनमें भी ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट का यूज होता है। जैसे वेदियाँ बनी होती थी, जो वेदिकाएं थी, अग्निकुंड थे, उनमें भी वो एक फिक्स साइज एंड शेप्स के होते थे। तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ज्योमेट्री का उपयोग हुआ है। और फिर बात करें जैसे वेद वेद थे, कई सारे अर्थवेद थे, ऋग्वेद। तो अर्थवेद में एक श्री अंत बना होता था। तो श्री अंत में भी जो उसकी आकृति थी उसमें त्रिभुजों का यूज, उसमें त्रिभुज दिखाई देते हैं हमें। तो ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि ज्योमेट्री का जो ज्ञान था वो तो बहुत पहले से ही था, है ना। लेकिन ये जो ज्ञान है वो सिर्फ व्यवहारिक ज्ञान था, व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसको यूज किया जा रहा था। किसी ने भी ऐसा कोई फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, फिर ऐसा लिख के नहीं कहा कि प्रूव नहीं किया चीजों को, है ना। तो पहली बार कब ऐसी बात आई कि ज्योमेट्री का प्रूव दिया गया या फिर उसके बारे में बताया गया? तो यूनान के कुछ गणितज्ञ थे, जैसे कि थेल्स के ही शिष्य थे पाइथागोरस। तो थेल्स ने सबसे पहले प्रूव दिया कि वृत्त जो होता है ना, वृत्त, इसका जो व्यास होता है वो वृत्त को दो भागों में बांटता है। इस बात को इन्होंने प्रूव करके बताया था। तो पहले यही वैज्ञानिक थे जिन्होंने, इनका जो काल है वो 572 ईसा पूर्व के टाइम के थे, है ना ये। तो तब इन्होंने प्रूव दिया। फिर पाइथागोरस की बात करें तो इन्होंने भी कई सारी थ्योरम्स को प्रूव किया, है ना। और इसी समय की बात करें तो जैसे थोड़ा बाद में 300 ईसा पूर्व के समथिंग एक मिस्र के एक गणितज्ञ थे, ठीक है, एक टीचर थे वैसे तो, अलेक्जेंड्रिया, मिस्र में एक अलेक्जेंड्रिया नामक जो शहर है वहाँ के शिक्षक थे। कौन थे? यूक्लिड। तो यूक्लिड ने क्या किया, इनकी एक पुस्तक थी एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, बहुत फेमस ये बुक है इनकी, ठीक है, एलिमेंट्स। और इसके अंदर 13 चैप्टर थे, और 13 चैप्टर में इन्होंने कई सारी ऐसी डेफिनेशंस दी, है ना। चैप्टर जो थे वो पर्टिकुलर, जैसे कोई चैप्टर है कि वृत्त को लेके है, कोई शंकु को लेके है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल जो शेप्स है उनको लेके इन्होंने चैप्टर्स बनाए, है ना। और उसमें इन्होंने कई सारी परिभाषाएं दी, डेफिनेशंस दी। तो इस चैप्टर में हम यूक्लिड की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं। और इन्होंने अभिग्रहित और अभिधारणाएं दी, ठीक है, एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स,
इनके बारे में भी मैं बताऊंगा कि क्या होते हैं ये एग्जाम एंड पोस्टुलेट, और फिर इनका यूज़ कहाँ पे किया, किस तरह से किया। तो चलिए बढ़ते हैं इनकी परिभाषा की तरफ। तो यूक्लिड ने ये कुछ डेफिनेशन दी, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख रखी है, तो यही से देखते हैं कि फर्स्ट इनकी डेफिनेशन थी, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। इन्होंने ये जो डेफिनेशंस दी वो पॉइंट, रेखा मतलब बिंदु, रेखा और पृष्ठ से संबंधित है। ओवरऑल जो सारी डेफिनेशन है ये पॉइंट, रेखा और सरफेस, पृष्ठ से संबंधित है। इनके ओरिएंटेड ही इन्होंने जो है डेफिनेशन दी। तो क्या कहा है इन्होंने कि ये जो बिंदु होता है ना, उसका कोई भाग नहीं होता। क्या आप बताओ, बिंदु को और कोई तोड़ सकते हैं क्या? हम नहीं तोड़ सकते, बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। इसी तरह सेकेंड डेफिनेशन है कि एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। कोई एक रेखा है तो क्या इसकी कोई चौड़ाई होती है? नहीं होती, इसकी सिर्फ लंबाई होती है। यही बात इन्होंने कही। सारी बात जो है वो अंडरस्टूड है, हमको पता है पहले से, लेकिन इनकी डेफिनेशन के थ्रू कई सारी चीज़ें आगे बढ़ी और इन्होंने फिर एग्जाम्स दिए, पोस्टुलेट्स दिए। तो थर्ड जो डेफिनेशन है वो क्या, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। तो बिल्कुल एक जो रेखा होती है, ठीक है, इसके सिरे जो होते हैं एंड में, ये एंड पॉइंट्स होते हैं या नहीं होते? दो पॉइंट होते तभी एक रेखा बनती है। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। तो बिल्कुल एक सीधी जो रेखा होती है वो पॉइंट से ही तो मिलके बनती है। ये जो सीधी रेखा है इस पे हर जगह जो पॉइंट बने हुए हैं, आपने संख्या रेखा भी पढ़ी है, वहाँ पे संख्याओं को दर्शाया है। तो वहाँ पे प्रत्येक बिंदु जो होता है रेखा का, वो किसी न किसी संख्या को निरूपित करता है। तो इसीलिए इसी तरह यहाँ पे बात कही गई है कि बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। मतलब रेखा पर जो हर एक पॉइंट जो है वो एक बिंदु है। मतलब बिंदुओं से मिलके ही, अगर ऐसे हम पास पास में कई सारे बिंदु बना देंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो रेखा बन जाएगी। ठीक है। फिफ्थ है कि एक पृष्ठ वह पृष्ठ है, वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। तो जैसे रेखा है वैसे एक पृष्ठ हो सकता है। पृष्ठ मतलब ऐसा समतल तल होगा, है ना। और ये देखो, इस रेखा के एंड पॉइंट क्या होते थे? बिंदु होते थे। इसी तरह समतल के एंड पॉइंट क्या होंगे? एक रेखा होगी, है ना। ये देखो, ये रेखा है। कोई अगर आपकी बुक ले लो तो उसके भी एंड में जो किनारे पे है वो क्या है? रेखा ही तो है। और फिर बात कही है कि पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। हाँ बिल्कुल होती है, पृष्ठ के किनारे जो है वो रेखाएं हैं। ठीक है। और इसमें बात कही है कि केवल लंबाई और चौड़ाई ही होती है। देखो, ये लंबाई और इसकी ये चौड़ाई है। एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। तो जैसे बिंदुओं से मिलके रेखाएं बनती है, उसी तरह पृष्ठ जो है वो रेखाओं से मिलके बनता है। ऐसे कई सारी रेखा खींच दी जाएगी तो पास पास में तो पृष्ठ बन जाएगा एक। तो ये जो 7 परिभाषा है यूक्लिड ने दी है, ठीक है। और यूक्लिड ने ही फिर विचार किया कि यार, जब इन्होंने डेफिनेशन दी तो कई सारी चीजें अंडरस्टूड है। अब देखो, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, तो फिर से इन्होंने भाग को तो परिभाषित किया ही नहीं है। अब भाग क्या होता है? कोई पूछे कि अब भाग क्या होता है, भाग तो मुझे नहीं पता, तो उसको भी तो परिभाषित करने की जरूरत पड़ेगी। फिर यहाँ पे देखो, इन्होंने बोला कि एक रेखा जो है वो चौड़ाई रहित लंबाई है। अब लंबाई तो ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि इसकी लंबाई है, लेकिन अब ये चौड़ाई क्या होता है ये तो हमें पता ही नहीं है। तो इस तरह से क्या है कि जो भी डेफिनेशन दे रहे थे तो उनमें फिर से कुछ ना कुछ ऐसी टर्म मिल रही थी, हमें ऐसे कोई पद मिल रहे थे जिनको डिफाइन करने की जरूरत पड़ रही थी। और ये सिर्फ इनकी प्रॉब्लम नहीं थी, सब गणितज्ञ जो थे उन्होंने फिर विचार किया कि हाँ यार, बहुत सारी चीजें अंडरस्टूड है। और मनुष्य के 2 पैर और 2 हाथ होते हैं, है ना। तो होते हैं, अब उसमें क्या बताए हम। सूरज जो है वो पूर्व से उदय होता है तो होता है, पश्चिम में अस्त होता है तो होता है। तो सब गणितज्ञों ने मिलके एक डिसीजन लिया, एक सहमति जताई कि भाई कई सारी ऐसी टर्म है जिनको परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने क्या मान लिया कि ये जो टर्म है वो सारी अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है। जैसे बिंदु और फिर रेखा, तल है, इनको इन्होंने फिर अपरिभाषित टर्म मान लिया। तो यूक्लिड जो है वो बिंदु, रेखा और तल को अपरिभाषित टर्म मानते हुए चलते हैं और फिर एग्जाम्स देते हैं वो। तो अब बात करें कि एग्जाम्स क्या होते हैं। ठीक है, एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट। तो उन्होंने एग्जाम्स भी दिए। एग्जाम को हम अवधारणा भी बोलते हैं ना, अवधारणाएं। हिंदी में इसके 2 नाम है, लेकिन इंग्लिश में तो हम सिर्फ इसको एग्जाम ही बोलते हैं। वैसी अभिधारणाएं दी। अभिग्रहित और अभिधारणाएं ऐसी 2 टर्म है या फिर वर्ग है जो सिर्फ कल्पनाएं हैं। मतलब जो एक सोची हुई, एक मन बैठे बैठे सिर्फ सोची हुई एक कल्पना है जो सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसको ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि ये चीज होती है। क्योंकि जब हम बोलते हैं कि सूरज जो है वो
पश्चिम में अस्त होता है और पूर्व से उदय होता है, तो बिल्कुल सत्य बात है ये, है ना, सब जानते हैं। तो अब बात करें कि इन दोनों में फर्क क्या है, तो फर्क ये है कि एक्सियम जो होता है वो पूरी गणित में यूज किया जाता है ना, पूरी निरंतर जो गणित है अपने पढ़ते हैं हम, ठीक है, निरंतर गणित में प्रयोग। और ये जो है वो सिर्फ ज्यामिति के लिए प्रयोग किया जाता है, ज्यामिति में प्रयोग। तो अभिधारणा का प्रयोग सिर्फ ज्यामिति में किया जाता है, ठीक है, और अभिग्रहित का प्रयोग हम पूरी गणित में ले सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि अभिग्रहित और अभिधारणाएं सिर्फ और सिर्फ कल्पनाएं हैं जिन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता। मान लिया है कि ये जो है वो सार्वभौमिक सत्य है। तो चलिए यूक्लिड्स के कुछ अभिग्रहित हम देखते हैं, पोस्टुलेट्स। तो यहाँ पे लिख रखे हैं मैंने कि पहला जो एक्सियम्स है इसका वो है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। तो क्या ये बात सत्य है? अगर कोई वस्तु ए जो है वो बी के बराबर है और बी जो है वो सी के बराबर है, तो ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो क्या ए जो है वो सी के बराबर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। एक वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर है, बी जो है वो ए के बराबर है और बी सी के भी बराबर है, तो क्या ए और सी दोनों बराबर हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। अंडरस्टूड पॉइंट है ये भी। फिर सेकंड में कहा है कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ दिया जाए तो पूर्ण जो होता है वो पूर्ण भी बराबर होते हैं। अब देखिए आप कि जैसे आपके 40 नंबर आए हैं किसी 50 में से, है ना, और आपके फ्रेंड के भी 40 नंबर आए हैं, तो आपको मैडम ने 2-2 अंक एक्स्ट्रा बोनस दे दिए कि लो मजे करो, है ना, 2-2 जो है वो एक्स्ट्रा दे दिए। तो आप दोनों के बराबर अंक आए थे 40-40 और उन दोनों में बराबर ही जोड़ दिया, तो क्या फिर से जो इसका रिजल्ट आएगा 42 और इसका भी 42, तो ये भी आपस में बराबर है या नहीं? है ना, बराबर। तो यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ दिया जाए तो पूर्ण जो होता है वो भी बराबर ही होता है। अब बात करते हैं थर्ड की कि यदि बराबरों को बराबरों में से घटा दिया जाए तो शेषफल जो होता है वो भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 नंबर बोनस दे देते हैं, फिर आपने क्लास में मस्ती की और फिर आपके 2 नंबर वापस माइनस कर दिए कि नहीं मुझे नहीं है अब नंबर देने का मूड, तो फिर से माइनस कर दिया और आपके कितने हो गए? फिर से 38 हो गए अगर 40 में से माइनस किए हैं तो, ठीक है। यहाँ पे 42 में से माइनस करेंगे तो खैर 40 ही होंगे, लेकिन चलो 2 और एक्स्ट्रा माइनस कर दिए, ये समझ लो, तो 38 हो गए। तो 2 बराबरों में से अगर बराबर को घटाएंगे तो जो प्राप्त होता है वो भी क्या होता है? फिर से बराबर होता है। यही बात यहाँ पर बोली गई है। फोर्थ में बोला है कि वे वस्तुएं जो परस्पर समपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। तो परस्पर समपाती मतलब कोइंसाइड कर जाए, ओवरलैप कर जाए। ये जो मैंने रेखा खींची इसी के ऊपर एक और रेखा खींच लूँ तो क्या आपको पता चलेगा कि जो रेखा है वो दिखेगी ही नहीं, मतलब ओवरलैप कर लिया एक तरह से। आपको जैसे डीवीडी की कैसेट के बारे में पता होगा, एक कैसेट के ऊपर दूसरी कैसेट रख लेंगे तो क्या वो दोनों कैसेट जो है वो साइज में बराबर होगी? बिल्कुल होगी, तभी तो वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है, ओवरलैप कर रही है। तो यही यहाँ पे बात बोली गई कि वे वस्तुएं जो परस्पर समपाती होती है एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए तो वो वस्तुएं जो होती है वो आपस में बराबर होती है। फिर फिफ्थ में बोला है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण मतलब एक पूरी चीज, जैसे कि ये कोई सर्कल है और इस सर्कल को यहाँ से मैं थोड़ा सा काट लूँ तो ये जो इस तरफ मुझे मिला ये, तो क्या ये जो है वो इससे छोटा ही है ना? मतलब ये जो पूर्ण है वो हमेशा इसके टुकड़े से तो बड़ा ही होगा। जैसे आपके पास कोई एप्पल है और उसका टुकड़ा कर दिया आपने, तो वो जो टुकड़ा होगा वो उस जो एप्पल से तो छोटा होगा और वो एप्पल जो होगी वो उस टुकड़े से तो हमेशा बड़ी ही होगी। तो पूर्ण अपने भाग से हमेशा बड़ा ही होता है। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि राजस्थान जो है वो चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, सभी स्टेट में से कितना भी बड़ा है, लेकिन वो भारत से तो छोटा ही रहेगा, है ना। और भारत जो है वो अपने आप में क्या है? पूरा है। तो पूर्ण भारत तो बड़ा ही है, ठीक है। और राजस्थान जो है वो एक भारत का एक भाग है। तो भाग जो होता है मतलब पूर्ण अपने भाग से हमेशा बड़ा ही होता है। सिक्स्थ है कि एक ही वस्तुओं के दुगुने जो होते हैं वो परस्पर बराबर होते हैं। तो कोई वस्तु है कि जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 2, इसका दुगुना किया, और एक और दूसरा ले लिया 2 और इसका भी दुगुना किया, तो 4 ये दोनों आपस में बराबर ही आएंगे। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि देखो आप यहाँ पर मैंने कोई ले लिया A, इसका मैंने दुगुना किया, तो मान लेता हूँ कि ये कितना आया? X आया। फिर मैंने ले लिया फिर से
ए ले लिया है ना, समान वस्तु लेनी है, एक ही वस्तु लेनी है कि दुगुने परस्पर बराबर होते, तो ए का जो दुगुना किया वो वाई आ गया। तो क्या एक्स और वाई दोनों आपस में बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे, है ना, क्योंकि सेम चीज का किया है ना अपन ने यार। तो यहाँ पे देखो एक ही वस्तु के दुगुना करोगे तो परस्पर आपस में बराबर ही होंगे, और सेम चीज लिखी हुई कि एक ही वस्तु के आधे जो होते हैं वो परस्पर बराबर होते हैं। तो चाहे दुगुना कर लो या आधा कर लो, है ना, आधा ऐसे एक्स मान लो और इसका भी आधा जो है वाई मान लो, तो ये आपस में एक्स और वाई बराबर हो जाएंगे। तो ये थे यूक्लिड के कुछ एग्जाम्स, है ना, आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, बिल्कुल याद होने चाहिए ये एग्जाम्स और पोस्टुलेट सारे। अब बात करते हैं यूक्लिड की अभिधारणाएं, पोस्टुलेट्स। तो क्या है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो ये एक बिंदु ले लिया मैंने, ठीक है, आप कोई भी एक बिंदु ले लो और किसी भी दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा खींच सकते हो ना। तो बस यही इसका फर्स्ट पोस्टुलेट है। फिर बात करते हैं एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो कोई रेखा ले ली एक ये, और आपको रेखा के बारे में पता ही है कि रेखा जो होती है उसको अनिश्चित रूप से आगे तक बढ़ाया जा सकता है। कोई एक शांत रेखा ले ली, उसको हम कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। चाहे आप कोई एक पॉइंट ले लो यहाँ पे और फिर उसकी लाइन बना दो, जैसे आप राजस्थान में बैठे तो राजस्थान से दिल्ली तक एक लंबी लाइन बना दो तो भी बना सकते हो। तो एक शांत रेखा होती है ना, उसको हम अनिश्चित रूप से, इनफाइनाइट रूप से लंबी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से वृत्त खींचा जा सकता है, तो बिल्कुल खींचा जा सकता है। जैसे इसको मैं केंद्र मानूं और इतनी सी त्रिज्या लेके फिर वृत्त खींचूं तो ये वृत्त बन गया। फिर इसको केंद्र मानूं और फिर इतना लंबा ये ऐसे बड़ा वृत्त बनाओ तो ऐसे बन जाएगा। तो कहने का मतलब केंद्र मान के, तो केंद्र जैसे कि ये मैंने केंद्र मान लिया और फिर सर्कल बना रहा हूँ, किसी भी त्रिज्या से वृत्त खींचा जा सकता है, चाहे वो त्रिज्या इतनी बड़ी हो, इससे भी बड़ी हो, या फिर इससे भी बड़ी हो, या फिर यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया और इतनी बड़ी त्रिज्या हो और फिर ऐसे पूरा एक बड़ा सर्कल बनाऊँ। खैर ये सर्कल जैसा दिख नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसे मान लो कि सर्कल बनाया तो बना सकते हैं ना, हम कितना भी बड़ा सर्कल बना सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर बोली गई है कि किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। फोर्थ है यहाँ पे कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो बिल्कुल वही बात है ना, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे देखिए ये कोई मैंने समकोण बनाया, तो ये एक समकोण है, फिर दूसरा समकोण बनाया कि कोई रेखा इस तरह की है और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये इसके बराबर होगा। चाहे आप कैसे भी दो रेखाएं ले लो, किसी भी दिशा में ले लो, और अगर वो उनके बीच में समकोण बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वो आपस में बराबर ही तो होंगे। अब बात करते हैं यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट्स की। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम है। तो देखो आपको अंतःकोण पता होना चाहिए। जैसे कि ये कोई दो रेखा है, जिसके बीच में कोई इस तरह की रेखा हमने खींच दी, तो ये जो अंदर की तरफ जो कोण होते हैं ना, उसको तो बोलते हैं हम अंतःकोण, है ना, इंटीरियर एंगल। और ये जो बाहर की ओर होते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल या बाह्य कोण। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। अब बात की कि इसमें क्या बोला गया है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए। तो ठीक है, देखो ये दो रेखा ले ली मैंने और ये जो रेखा है ये अंतःकोण बना रही इस तरह से, ठीक है, इसको नाम दे दिया एल, इसको दे दिया एम और इसको दे दिया पी। अब क्या कहा है आगे? आगे इसमें लिखा है कि दोनों कोणों का योग जो है वो मिलकर दो समकोणों से कम हो। दो समकोण मतलब 90 + 90, तो 180 से कम हो। तो दोनों जो सीधी रेखा है अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग जो है वो समकोणों से कम होता है। तो इसके कहने का ओवरऑल मतलब ये कि यदि इन दोनों अंतःकोणों का योग 180 से कम है, तो आपको पता है, देखिए इस तरफ जो कोण है ये दोनों ये 180 से कम ही होंगे और इस तरफ जो कोण है वो 180 से ज़्यादा होंगे, क्योंकि देखो ये जो यहाँ से कोण बन रहा है इस तरह से ये बड़ा कोण बनेगा और यहाँ से भी ये जो कोण है वो यू बन रहा है, तो ये बड़ा कोण है। तो बीचों बीच अगर ऐसे स्ट्रेट खींचेंगे तो यहाँ पे 90 का बनेगा और इस तरफ 90 का। तो ये जो दोनों कोण है ना, इनका योग जो है वो 180 से ज़्यादा होगा। तो इसमें कहा गया है कि जिस तरफ जो कोणों का योग 180 से कम होगा तो इस तरफ होगा। इन रेखाओं को यदि हम आगे बढ़ाएं इस तरह से, आपको पता ही है एक रेखा को हम अनिश्चित रूप से अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो इन रेखाओं को जब हम आगे बढ़ाएंगे ना, तो ये जो रेखा है आपस में काटेगी, है ना। तो के इसमें ऐसा कहा गया है कि जिस तरफ अंतःकोणों का योग जो है वो 180 से कम होगा, उसी तरफ की जो रेखा है आगे जाके काटेंगी, बाकी रेखाएं
नहीं काटेगी, क्योंकि ये जो रेखा है दोनों दूर दूर हो रही, मतलब ये दूर उस तरफ दिशा में चली जाएगी और ये इस तरफ चली जाएगी, तो आपस में कभी काटेगी ही नहीं। तो कहने का इसमें सिर्फ इतना ही है कि जिस तरफ 100 जो कोणों का योग है वो 180 से कम है, उसी तरफ जो रेखा है आगे जाके काटेगी। और ये जो अभिग्रहित है पांचवा वाला, जो ऊपर के 4 अभिग्रहित दिए हैं ना, इनकी सहायता से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। कि जैसे देखो, एक सीधी रेखा जो है, हमने पहले ही बोला है कि जो सीधी रेखा है उसको अनिश्चित काल से बढ़ाया जा सकता है ना, एक्सियम्स का यूज करके, और इसको प्रूव किया जा सकता है। ये थोड़ा जटिल है ना, थोड़ा हार्ड है। अभिग्रहित और अभिधारणाएं जो है वो दोनों एक ही तरह से, एक ही अर्थ में इनका यूज किया जाता है। बस इसमें फर्क इतना है कि ये अभिधारणाएं जो है वो हम ज्योमेट्री में स्पेशली यूज करते हैं, और अवधारणाएं जो है वो हम पूरे मैथमेटिक्स में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, एक ही वस्तु जो है वो बराबर हो तो एक दूसरे के बराबर होती है, ये हम मैथ्स में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। यूक्लिड के द्वारा जो परिभाषाएं, अभिग्रहित और ये जो अभिधारणाएं दी गई, इनका हम उपयोग करके ऐसी ज्योमेट्री के कई सारी थ्योरम्स जो है वो प्रूव करते हैं, प्रमेय को प्रूव करते हैं। और तो ये जो है वो एक तरह से स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स है जिनको हमें याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इनका उपयोग करके हम कई सारी प्रमेय को सिद्ध करेंगे, और इनकी हेल्प से सिद्ध करेंगे, कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, और ये सारी चीज़ें होगी। तो प्रमेय क्या होता है? पहली बात तो ये प्रमेय का भी अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ कि प्रमेय जो होती है उसको हम इंग्लिश में थ्योरम बोलते हैं, और इसी को हम साध्य भी बोलते हैं, प्रेपोजिशन। तो ऐसे जो स्टेटमेंट जिनको एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स की हेल्प से प्रूव किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है, वही प्रमेय कहलाते हैं। बाकी अभिधारणा जो होती है या फिर जो पोस्टुलेट एग्जाम्स है वो तो बिल्कुल सत्य है, उनको प्रूव किया ही नहीं जा सकता है ना, जो है वो बिल्कुल सत्य है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं इनका उपयोग करके। तो आपका एग्जाम्पल दे रखा है कि यदि ए, बी और सी एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु है, तो ये रेखा बनाइए, इस पर ये स्थित 3 बिंदु है, और बी बिंदुओं ए और सी के बीच स्थित हैं। ठीक है, ऐसा बोला गया है कि बीच में स्थित है। खैर यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। एक काम करो, इसको बी को थोड़ा बीच में ले लो, ये पॉइंट ए, ये जो है सी, और ये इसके बीच में स्थित है बी। तो अब देखो यहाँ पे कि हमको सिद्ध करना है कि ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के बराबर है। तो ये देखो यहाँ पे हम एक एक्सियम्स 4 का यूज़ करेंगे। एक्सियम 4 में क्या था कि जैसे देखो यहाँ पे मैंने ले लिया इसका टुकड़ा ए बी, इसको मैं अलग अलग से ले लिया, ठीक है, और फिर मैंने एक इसका ही टुकड़ा ले लिया बी सी। तो एक्सियम 4 क्या कहता है कि यदि कोई दो वस्तुएं समपाती हो तो वो आपस में बराबर होती है। तो अगर मैंने ए बी को बी सी के ऊपर रख लिया तो ये जो बिल्कुल एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएगी, है ना, तो ये जो आपस में दोनों बराबर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ए और बी जो है वो, ए बी जो है वो बी सी के बराबर है ना, और इन दोनों को यदि मैं जोड़ दूँ तो फिर से ए सी बन जाएगा, है ना, ये पूरी रेखा बन जाएगी। इस तरह से हम एक्सियम्स की मदद से इसको सिद्ध कर सकते हैं। आपकी बुक के अंदर एक प्रमेय भी दे रखा है, इसे प्रूव करना है। तो दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। हमें प्रूव करना है कि दो भिन्न रेखाएं ले ली जाए तो उनके अंदर सिर्फ एक ही बिंदु कॉमन हो सकता है। जैसे दो भिन्न रेखाएं हैं और इसके बीच में अगर ये काटेगी आपस में तो एक ही बिंदु जो है वो कॉमन हो सकता है। इसको हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले मन से मान लेंगे कि दो रेखाओं के अंदर दो बिंदु जो है वो कॉमन हो सकते हैं, ऐसा हमने मन से मान लिया। तो अब देखो कि हमने जो मन से माना है ये बात कहीं ना कहीं यूक्लिड का जो एक्सियम जो पोस्टुलेट है फर्स्ट, ये देखो वहाँ पे बोला गया है कि दो बिंदुओं से सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से अन्य बिंदु तक जाने वाली जो रेखा होती है वो सीधी रेखा खींची जा सकती है और एक ही खींची जा सकती है ना। कहने का ये मतलब है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर सिर्फ एक यूनिक रेखा खींची जा सकती है। ये देखिए कोई दो बिंदु ले लिए और एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो इस बात को कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि हम जो कह रहे हैं, मन से कह रहे हैं कि दो जो रेखाएं होती है उनसे एक से अधिक बिंदु जो है वो उभयनिष्ठ हो सकते हैं, उनमें कॉमन पॉइंट हो सकते हैं। ये बात तो इस बात ने गलत साबित कर दी। तो हम ये कह सकते हैं कि यूक्लिड के जो पोस्टुलेट है उसके अनुसार दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं हमने
यूक्लिड का पोस्टुलेट का उपयोग करके यहाँ पे इस प्रमेय को सिद्ध किया। और यूक्लिड के जो पोस्टुलेट है वो तो सार्वभौमिक है, ठीक है, पूरी दुनिया मानती है उसको सत्य है, तो बिल्कुल उनकी बात सत्य है और उनकी जो बात है वो सत्य है, इसीलिए हमने जो मन से मान लिया वो बात गलत प्रूव हो गई। इस तरह से हम इस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और बात है कि जैसे जो यूक्लिड के जो पोस्टुलेट एक्सियम्स दे रखे हैं ना वो कंसिस्टेंट होते हैं, संगत है ना, अविरोधी है, संगत या अविरोधी, जो किसी का विरोध नहीं कर रहे आपस में। जैसे कि ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट एग्जाम है वो दूसरे एग्जाम के विरोध कर रहा हो, या फिर फर्स्ट एग्जाम की जब बात कर रहे हैं हम तो दूसरे एग्जाम से ये फर्स्ट वाला एग्जाम फेल हो रहा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके जो सारे एग्जाम्स डेफिनेशन और पोस्टुलेट्स हैं वो सारे के सारे क्या है, संगत है, कंसिस्टेंट है, ठीक है, कंसिस्टेंट है, कोई भी एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहा है। इसीलिए तो ये सारे जो है वो सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब बात करते हैं प्रश्नावली 5.1 की। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन से और असत्य कौन से है, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। तो इसका फर्स्ट है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो ये बात तो गलत है, क्योंकि पोस्टुलेट फर्स्ट में हमने पढ़ा है कि दो बिंदुओं, किसी यूनिक रेखा को खींचने के लिए हमें कम से कम दो बिंदुओं की जरूरत पड़ती है ना। दो बिंदुओं से हम एक रेखा खींच सकते हैं, तो ये बात जो है वो असत्य हो जाएगी। इसमें सेकेंड जो है वो दे रखा है कि दो बिंदुओं, भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, तो ये भी बात गलत है, क्योंकि दो बिंदुओं से तो केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, यूनिक रेखा होती है, अद्वितीय रेखा होती है। और यहाँ पे कहा गया है कि असंख्य रेखाएं मतलब अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, तो ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फिर इसमें थर्ड दे रखा है कि एक शांत रेखा जो है वो दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, तो बिल्कुल सत्य बात है ये हमने कहाँ पे पढ़ा है, पोस्टुलेट सेकंड में पढ़ा है ना, यूक्लिड का पोस्टुलेट सेकंड, कि अनिश्चित रूप से किसी शांत रेखा को हम बढ़ा सकते हैं। फिर इसमें फोर्थ दे रखा है कि यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती है, तो ये भी हमने यूक्लिड का एग्जाम पढ़ा था फोर्थ, उसमें पढ़ा था कि दो वस्तुएं यदि समपाती है तो आपस में वो दोनों बराबर होती है। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण देके बताया था कि कोई कैसेट है, उसके ऊपर दूसरी कैसेट रख लें, तो वो दोनों कैसेट आपस में अगर एक दूसरे को कोइंसाइड करे, ओवरलैप करे या समपाती हो तो दोनों कैसेट आपस में बराबर होती है। तो कैसेट जो होती है वो वृत्त के जैसी तो होती है, तो अगर वो आपस में दोनों बराबर है तो उनकी त्रिज्या तो आपस में बराबर होगी ही, है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्या भी बराबर हो जाएगी, तो बिल्कुल हो जाएगी, ये भी बात जो है वो सत्य है। फिर इसमें फिफ्थ पॉइंट दे रखा है कि यदि ए बी बराबर पी क्यू है, ए बी बराबर पी क्यू एंड पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो हमें प्रूव करना है कि ए बी जो है वो एक्स वाई के बराबर होगा। तो ये भी बात जो है वो एग्जाम फर्स्ट से हमने देखी थी कि वे वस्तु आपस में बराबर होती है जो एक ही वस्तु के बराबर हो। तो देखो ए बी और एक्स वाई दोनों पी क्यू के ही बराबर है ना। तो ए बी बराबर पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो ए बी बराबर एक्स वाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बात सत्य है। इसमें हमको दे रखा है कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए, क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद है जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है कि समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखाएं कैसी होती है, ऐसी होती है, ठीक है। इन दोनों रेखाओं के, जिन दो रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो यदि बराबर है, ठीक है, डिस्टेंस हर प्रत्येक पॉइंट से वो बराबर है, तो वो रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ पे देखो एक दूरी का यूज किया हमने, ठीक है। तो दूरी को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है, तो दूरी को और परिभाषित करना पड़ेगा कि यदि ये कोई पॉइंट ले लिया और ये कोई दूसरा पॉइंट ले लिया, तो यहाँ से हम किसी भी तरह से ऐसे ऐसे इस पॉइंट तक पहुँचते हैं, तो हमारे द्वारा जो चली गई जो चाल है उसे हम दूरी कहते हैं। तो फिर से एक नया शब्द आ गया चाल, तो उसको भी हमें परिभाषित करने की जरूरत पड़ती है। तो इस ऐसा ही तो हुआ कि मैथ्स में जब यूक्लिड ने अभिग्रहित और ये दिए थे पोस्टुलेट और एक्सियम, तो तब इनमें ऐसे टर्म थे जिनको परिभाषित करने की जरूरत पड़ रही थी। तो तब सब गणितज्ञों ने मिलकर ऐसा फैसला लिया कि कुछ टर्म जो होती है वो अपरिभाषित होती है ना, उन्हें अपरिभाषित ही छोड़ दिया। जैसे यूक्लिड ने बिंदु, रेखा और समतल को, तल को क्या माना, अपरिभाषित माना। इसमें सेकेंड आपको दे रखा है कि लंब रेखाएं जो है इनको हमें परिभाषित करना है, लंब रेखा। तो ये एक रेखा और ये एक रेखा, ये ए बी और ये सी डी, तो ये दोनों आपस में लंब होगी। कब होगी, जब इनके बीच का कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, है ना।
तो यहाँ पे भी देखो कोण की बात की हमने, तो ये कोण को फिर से हमें परिभाषित करना पड़ेगा। इसमें थर्ड दे रखा है रेखाखंड, तो रेखाखंड जो होता है वो एक रेखा का भाग होता है ना। किसी रेखा का टुकड़ा ले लिया जाए तो उसी को तो हम रेखा कहते हैं, जिसके सिरे पर दो बिंदु होते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें रेखा की जरूरत पड़ी, तो इसको भी फिर से परिभाषित करना पड़ेगा। इसी तरह फोर्थ में वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो वृत्त की जो परिधि होती है ना, इससे इसके सेंटर से इसकी परिधि तक की दूरी होती है, त्रिज्या जो होती है वो। तो यहाँ पे देखो परिधि को, सरकमफेरेंस को प्रूव करने की जरूरत पड़ रही है। पॉइंट को भी यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा, परिभाषित करना पड़ेगा। तो ये बात हुई। फिर बात करें इसमें वर्ग, तो वर्ग में भी चार जो भुजा होती है वो समान होती है, और इनके बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है, प्रत्येक भुजा के। तो यहाँ पे हमने भुजा शब्द का यूज किया, तो भुजा को भी हमें फिर से परिभाषित करने की जरूरत पड़ेगी, भुजा क्या होता है। तो ठीक है, समझ में आ रहा है। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आप समझेंगे तभी कई सारे दूसरे क्वेश्चंस कर पाएंगे, प्रूव कर पाएंगे। आगे हम ज्योमेट्री का बहुत बड़ा पोर्शन इसमें पढ़ने वाले हैं 9th क्लास में। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि नीचे दी गई अभिधारणाएं, इन पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट अभिधारणा दे रखी है यहाँ पे कि दो बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है कि ए और बी का ये जो है वो मध्य बिंदु एक तरह से इनके बीच में स्थित है। तो ये ए और बी लिखी मैंने, इसमें सी बिंदु जो है वो इसका मध्य बिंदु है। फिर एक दूसरी यहाँ पे और दे रखा है कि यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो ये भी बात सत्य है। देखो कि ये ए बी से मैंने एक रेखा बनाई और तीसरा बिंदु सी ले लिया मैंने, जो कि इस रेखा पर स्थित नहीं है, तो ये बात भी सत्य है। तो फिर यहाँ पे पूछा गया है कि क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है। तो यहाँ पे कोई अपरिभाषित शब्द दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है, क्योंकि देखो बिंदु जो है वो भी तो क्या है, अपरिभाषित है। यूक्लिड ने बिंदु को अपरिभाषित माना, रेखा को भी अपरिभाषित माना। और फिर इसमें पूछा है कि क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी है। तो मैंने बताया था कि जो भी अभिधारणाएं होती है, सारी यूक्लिड की अभिधारणाएं, वो क्या है, कंसिस्टेंट है, अविरोधी है ना, वो एक दूसरे का विरोध नहीं कर रही है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे का विरोध तो नहीं कर रही है आपस में? तो नहीं कर रही है, ये बिल्कुल अलग बात है ना, ये भी सत्य है और ये भी अलग बात है और ये भी सत्य है। तो बिल्कुल भी ये दोनों अभिधारणाएं जो है वो अविरोधी है ना, विरोधी नहीं है, तो कंसिस्टेंट है ये दोनों के दोनों। फिर बात की है कि ये जो अभिधारणाएं हैं क्या ये यूक्लिड की अभिधारणा से प्राप्त होती है। तो सोचो जरा, ये क्या यूक्लिड की अभिधारणा से प्राप्त हो रही है? यूक्लिड ने जितनी भी अभिधारणाएं दी उनसे प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है? तो कहीं ना कहीं यूक्लिड की अभिधारणाओं का यूज तो हो रहा है इसमें। देखो फर्स्ट जो अभिधारणा दे रखी है पोस्टुलेट, उसमें बोला है कि एक रेखा जो होती है वो दो बिंदुओं से खींची जा सकती है इस तरह से। ये देखो, दो बिंदुओं की सहायता लगी तो हमने एक रेखा बनाई और तीसरा बिंदु इस तरफ बाहर लिया, तो यूज हो रहा है इसमें। फिर फोर्थ क्वेश्चन है इसमें कि यदि दो बिंदु ए और बी के बीच में एक सी बिंदु स्थित है तो ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर हाफ ए बी होना चाहिए और इसे आकृति में स्पष्ट कीजिए। तो ये कोई रेखा मैंने खींची ए बी, ठीक है, और इसका मध्य बिंदु सी है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है, गिवन है कि ए सी बराबर क्या है, बी सी। तो सिद्ध करना है कि ए सी बराबर हाफ ए बी होता है। तो यहाँ से देखो ए सी जो है इसमें हम फिर से ए सी जोड़े, ए सी में हमने फिर से ए सी जोड़ा और बी सी में हमने ए सी जोड़ा, क्योंकि हमने यूक्लिड का जो एग्जाम पढ़ा है कि दो बराबरों में यदि कोई बराबर वस्तु जोड़े तो जो हमें मिलता है वो भी आपस में बराबर होते हैं, है ना। तो इसी तरह हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ए सी प्लस ए सी कर रहे हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2AC, और यहाँ पे देखो BC प्लस AC, तो ये BC और ये जो है वो ये AC और ये BC, तो ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, AB बन रहा है। तो यहाँ पे AB आ जाएगा, AC बराबर ये 2 जो है इस तरफ आएगा तो हाफ AB। प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव। इस तरह से उस एग्जाम का यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें दे रखा है कि प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है, सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो ये डायग्राम फिर से बनाओ, ए बी और इसका मध्य बिंदु क्या है, सी। क्वेश्चन 4 का यूज करना है। तो यहाँ पे देखो ए बी ए सी बराबर बी सी दे रखा था हमें, तो ए सी बराबर बी सी हमें दे रखा था, तब हमने प्रूव क्या किया कि
AC बराबर हाफ AB होता है। यही तो हमने प्रूव किया अभी, ठीक है। तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया मैंने। अब मैं मेरी मर्जी से मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक और बिंदु है D, और मैं ऐसा कह देता हूँ कि AB के 2 मध्य बिंदु है, ठीक है। ऐसा हम मान लेते हैं मन से। तो माना C व D AB के मध्य बिंदु है, ऐसा मैंने मन से मान लिया है, ठीक है। तो अगर मैं D को मध्य बिंदु मानूं तो ऐसा हो जाएगा कि AD जो है वो BD के बराबर होगा, क्योंकि देखो जब C मध्य बिंदु था तब AC BC के बराबर था, AC BC के बराबर था। इसी तरह AD जो है वो BD के या फिर DB के बराबर हो जाएगा। तो जब AD BD के बराबर है तब देखो यहाँ पे AC हाफ AB के बराबर था, ऐसा हमने प्रूव किया। तो AD जो है वो भी क्या हो जाएगा, हाफ AB के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये बात तो हमने पहले 4th क्वेश्चन में प्रूव कर ली थी, तो यहाँ से भी ये हो जाएगा। फिर इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब देखो समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे देखो कि 2 वस्तुएं बराबर वस्तुओं के बराबर है, तो वो दोनों वस्तुएं भी आपस में बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AC बराबर AD। तो अब बताओ आपकी AC जो है वो AD के बराबर हो सकता है क्या कभी? AC ये है और AD ये है, तो हमें क्लियर दिख रहा है डायग्राम से कि ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, लेकिन ये तो यहाँ पे बराबर आ गए। मतलब हमने जो मन से माना है कि इसके 2 मध्य बिंदु है C और D, ये बात कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके गलत प्रूव हो जाती है। तो अतः यह विरोधाभास उत्पन्न होता है कि A और C और D जो है वो इसके दोनों मध्य बिंदु है, अतः इसका केवल एक ही मध्य बिंदु होगा, ठीक है। और वो एक जो है वो C हो जाएगा या फिर D, इस पूरे को एक मान लो, तो एक ही मध्य बिंदु होगा। इस बात को यहाँ पे इस तरह से प्रूव कर सकते हैं, तो ऐसा लिखना है आपको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें दे रखा है कि AC बराबर BD, AC बराबर BD है, तो हमें सिद्ध करना है कि प्रूव करना है AB बराबर CD। और यहाँ पे देखो इस तरह की रेखा दे रखी A B C और D, ये इसमें बिंदु है। AC बराबर BD, AC बराबर BD ये दे रखा है, तो हमें प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, टू प्रूव। तो यहाँ से देखो हमने एग्जाम में पढ़ा है कि यदि 2 वस्तुओं में से समान वस्तु को घटाया जाए तो हमें जो मिलता है वो आपस में बराबर होते हैं, है ना। ये बात तो हमने की है। तो AC में से यदि मैं यहाँ से घटा दूँ, देखो AC में से मैंने BC घटाया, ठीक है, BC, और BD में से भी मैंने क्या घटाया, BD में से मैंने BC घटा दिया। तो 2 बराबर वस्तुओं में से मैंने कोई बराबर वस्तु को घटाया। तो यहाँ पे देखो AC माइनस BC करेंगे तो AB मिलेगा, ठीक है, AB। और यहाँ पे देखो BD में से यदि मैं BC माइनस करूँ तो BD मिल जाएगा, सॉरी CD मिल जाएगा, BD नहीं CD मिलेगा। तो क्या ये प्रूव हो गया? बिल्कुल प्रूव हो गया, ये देखिए। और इसी चीज़ को अगर आप चाहो तो अलग तरीके से भी प्रूव किया जा सकता है। देखो यहाँ पे दे रखा है कि हमें दिया हुआ है AC, तो AC जो है वो किस किस से मिलके बना है, AB प्लस BC से मिलके बना है। और BD जो है वो BC प्लस CD से मिलके बना है। तो यहाँ पे देखो BC से BC कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, AB बराबर CD। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, एक्सियम का यूज करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि यूक्लिड के अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5, अभिग्रहित का मतलब एक्सियम है ना, ये हिंदी में ये अभिग्रहित अवधारणा है, बोलना मुश्किल पड़ता है, तो आप भी सीधा इंग्लिश में याद करो एक्सियम एंड पोस्टुलेट, ताकि आप कंफ्यूजन नहीं होंगे ना। मैं खुद कंफ्यूज हो गया कई बार, तो इसलिए आप इंग्लिश में ही याद करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे बोला है कि यूक्लिड की जो अभिग्रहित मतलब एक्सियम जो है 5, वो सर्वव्यापी सत्य क्यों है। तो 5वां एक्सियम क्या था कि किसी भी पूर्ण का अगर हम टुकड़ा करें तो वो हमेशा, जो पूर्ण होता है वो हमेशा बड़ा होता है। मतलब किसी भी वस्तु का टुकड़ा जो होता है वो उस वस्तु से तो छोटा ही होता है, और वो वस्तु आपस में मतलब जो होती है बड़ी होती है। तो ये बात तो सत्य है ना यार। कोई भी जैसे सर्कल ले लो, इस सर्कल का टुकड़ा, ये बात मैं समझा चुका हूँ आपको, इसका कोई टुकड़ा होता है वो इस वस्तु से तो बड़ा ही है। आप कोई भी एग्जाम्पल दे के कर सकते हो, है ना, कि जैसे कि एशिया जो है वो, एशिया, इंडिया जो है मतलब अपना भारत जो है वो एशिया का भाग है, एक भाग है, उसका पार्ट है। तो
भारत से एशिया तो हमेशा बड़ा ही होगा, क्योंकि ये जो है वो इसका क्या है, एक भाग है। तो इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल देके इसको प्रूव कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। ठीक है, और क्वेश्चंस को ट्राई करना। इन क्वेश्चंस का उपयोग करके हम कई सारी थ्योरम्स प्रूव करेंगे और ये यूज़फुल है। आपको सारे एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट मुंह पे याद होने चाहिए। खैर एग्जाम में आपको सीधा पोस्टुलेट और एग्जाम ही पूछेंगे, है ना, क्वेश्चंस आने के चांसेस कम रहते हैं। फिर भी यहाँ पे मैंने जो थर्ड क्वेश्चन तो खैर, फोर्थ और 5 और 6 ये 3 क्वेश्चन जो है वो थोड़े इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन तो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बेस पे है, तो इनको देख लेना आप। और ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, क्वेश्चंस करना।